Assalamu alaikum students. Welcome to GH Study Spot. मैं जानता हूँ मैं कि अपने मसरूफियात की वजह कर, चूँकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया ही था कि हम लोगों का एग्ज़ाम कॉलेज के यूनिवर्सिटी लेवल पे ही एग्ज़ाम चल रहा है, जिस बिना पर हम लोग अपने वीडियोस को बना नहीं पा रहे हैं। और आप लोगों ने देखा भी, आप लोगों में कई सारे लोगों ने कई सारे डिमांड भी करा, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। अभी भी हम लोग का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ है। एक और एग्ज़ाम हम लोग का है जो कि 13 अगस्त को है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों के हाई डिमांड और बार बार आप लोगों के रिक्वेस्ट करने की वजह कर हम लोग को मजबूरतन अभी वीडियो बनाना पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में दरअसल हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिनका नाम है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। लेकिन इससे पहले आपको कुछ जनरल बातें जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग इस पूरे चैप्टर को इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक वीडियो के अंदर तो मुमकिन नहीं है कि सारे चैप्टर्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए, वरना ये वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे मैक्स टू मैक्स पार्ट को कवर अप करने की, जितना भी हम लोगों के लिए मुमकिन हो पाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। देखिए, अब आप लोगों को एक बात वाज़ा कर दूं कि अब आप लोगों के पास टाइम निहायत ही कम है, और इस कम टाइम को ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों के लिए कतई पॉसिबल नहीं है कि तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम वीडियोज़ एंड चैप्टर्स को कवर अप किया जा सके। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि खुसूसन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जो दो चैप्टर्स को हम लोग कवर अप कर रहे हैं, इनमें जिन चैप्टर्स एंड जिन टॉपिक्स में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, आप उन टॉपिक्स को हम लोग को प्रेफरेंस दे सकते हो ताकि हम लोग उन टॉपिक पर वीडियोज़ बनाकर अपलोड करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13 अगस्त को हम लोग का एक एग्ज़ाम और है, जिसके बाद भी आप लोगों के लिए इस वीडियो को अपने टाइम को निकाल कर शूट किया जा रहा है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि थोड़ा पेशेंस रखें और आप लोग अपने साइड से एफर्ट डालकर पढ़ाई करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट ट्यूशन्स में ऐड होंगे और वहां से आप लोग अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर रहे होंगे। लेकिन इस वीडियो का मकसद और इस चैनल का मकसद दरअसल कंसेप्ट्स को और एक्सप्लेन करना, कंसेप्ट को सिंप्लीफाई मैनर्स एंड सिंपल वर्जन्स में बच्चों के सामने पेश करना, ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। और कंसेप्ट स्ट्रांग अगर होगा आप लोगों का तो एग्जाम में आप लोग चीज़ों को ईजिली डील कर पाओगे। अगर चीज़ों को सिर्फ रट कर जाओगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने अपने इस चैनल को क्रिएट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम मसरूफियात के बावजूद भी आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करता जा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग इन टॉपिक को डिस्कस करें। कई सारे बच्चों ने हिस्ट्री के 2.2 के बारे डिमांड करा। मैंने अपने टीचर से बात करा तो उन्होंने बताया, जो भी हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बताया है कि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और इसको बनाने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो उन्होंने मुझे वक्त मांगा है और मांग कर उन्होंने कहा है कि वो संडे के दिन आप लोगों के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के पहले बैकेंड में कई सारे काम होते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे जो स्लाइड आप देख पा रहे हो, इस स्लाइड को प्रिपेयर करने में मुझे काफ़ी वक्त लगता है, तब जाकर मुझे इस ऑनलाइन के ज़रिए से आप लोगों को पढ़ाने के लिए ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो पाता है। तो आप लोगों को भी इस बात को समझना होगा, मेरे पास वक्त बहुत कम होता है, बहुत सारे अपने पर्सनल कामकाज होते हैं, इसके अलावा अपना पढ़ाई लिखाई होता है। सो इसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को लेकर आया। खैर, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और पॉजिटिव रिस्पांस दे, कमेंट करें, ताकि और भी तेज़ी के साथ हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए वीडियोस को लाएं। बगैर किसी देर के आज हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जिस चैप्टर का नाम है, जो कि चैप्टर नंबर 6 है आपके क्लास 12 सेमेस्टर 3 में, उस चैप्टर नंबर 6 यानी लास्ट चैप्टर में, जिसका नाम है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। यानी हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर बेसिकली इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे बताया गया है, या इंडिया के बेसिक फॉरेन पॉलिसीज़ जो होते हैं उनके बारे हम लोग को डिस्कस करना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है। लेकिन इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को समझने से पहले ये हम लोगों को जानना ज़रूरी है कि फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं, फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कंसेप्ट क्लैरिटी एंड ईजियर तरीके से चीज़ों
को समझाने के लिए और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए निहायत ही ज़रूरी है। तो जो चीज़ें ये सिलेबस में नहीं हैं लेकिन इसके बावजूद भी इनसे मे भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सारे सिलेबस के टॉपिक्स थे, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग इन टॉपिक को अच्छे से डिक्लेयर करते हुए चीज़ों को आसान और फहम तरीके से समझाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे सिलेबस को देख पा रहे हो, सिलेबस आपका 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी विद हर नेबर्स इन द कंटेम्प्रोरी पीरियड 2000 ऑनवर्ड्स, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड मालदीव। ये सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया के नेबर कंट्रीज़ है। इनके साथ हम लोग इसके कंटेम्प्रोरी रिलेशंस को देखेंगे, और ना सिर्फ कंटेम्प्रोरी बल्कि कई सारे डिकेड से, जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक के क्या रिलेशन, इन तमाम को हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। कई सारे बुक्स में स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि कई सारे बुक्स में आज के कंटेम्प्रोरी रिलेशंस को मेंशन नहीं किया गया है। जैसे अभी आप लोगों को पता ही होगा कि पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था उसके खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने एक ऑपरेशन सिंदूर नामी एक ऑपरेशन को लॉन्च किया था। तो बहुत सारे बुक में, बहुत के मैक्सिमम बुक में उस टॉपिक को कवर अप नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग अपने इस नोट्स में, जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, उसमें हम लोग इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं विद डिटेलेशन के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि इंडियाज रिलेशंस विद द मेजर पावर्स इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। अगर आप लोगों ने पहले चैप्टर के वीडियो को पढ़ा है, देखा है, तो उसमें आपको पता होगा कि कोल्ड वॉर एक पीरियड चल रहा था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड था। इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद 2 सुपर पावर उभर कर सामने आती हैं। इसको बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो यानी चैप्टर 1 के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो जाकर उसे ज़रूर से देख लेना। उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप चैनल के आइकन पे क्लिक कर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो। तो फिर हम लोगों ने मैंने बताया था आप लोगों को कि ये पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो पीरियड था वो कोल्ड वॉर का पीरियड था। अब इस कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद जो कोल्ड वॉर का पीरियड आया था, उस कोल्ड वॉर में 2 सुपर पावर बेसिकली निकल कर सामने आए थे। एक सुपर पावर का नाम यूएसए था और दूसरा का नाम यूएसएसआर था। तो इन दोनों के रिलेशंस को भी हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ विद द मेजर पावर इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, यानी कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद भी। कोल्ड वॉर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 1945 से स्टार्ट हुआ था और 1991 तक ये वॉर चला था। इसे हम लोग कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। ये कोल्ड वॉर के बाद भी किस तरीके से इंडिया का रिलेशन इन 2 सुपर पावर के बीच था और क्या रिलेशन था, इसको भी हम लोग जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा लास्ट में हम लोग चाइना के साथ देखेंगे और इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज़ के जो इंडिया के फॉरेन ऑफ इंडियाज फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी ब्रीफ एनालिसिस के तौर पर हम लोग देखेंगे कि इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसीज़ क्या इसका बेसिक फीचर्स है और क्या क्या इसमें बातें इंपॉर्टेंट के तौर पर समझाने की हैं, क्या क्या बताने की हैं, जिनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक जो भी मैंने बातें आपको समझाई या बताई हैं वो आपको अच्छे से डिटेल में सिलेबस का एक ओवरव्यू कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे वर्ल्ड मैप का कुछ हिस्सा यहाँ पर दिख रहा होगा। ये हिस्सा मैंने क्यों डाला है, ताकि आपको बेटर टू अंडरस्टैंडिंग हो पाए। एक बात को खूब ध्यान से समझना है, जो मैं यहाँ पर रिटन आपको दे रहा हूँ उसे तो समझना ही है, लेकिन इसके साथ साथ मैं जिन बातों को आप लोगों को बता रहा हूँ उन बातों को भी ध्यान से खूब ध्यान लगाकर चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करनी है, ताकि आपका कंसेप्ट ईजिली तरीके से बिल्डअप हो पाए और स्ट्रांगली तरीके से आपका कंसेप्ट स्ट्रांग स्टैंड हो पाए, देन आप ईजिली क्वेश्चंस को हल कर पाओ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ है। ये वर्ल्ड का पूरा मैप का पार्ट नहीं है, कुछ पार्ट है ही है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट था हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली, सो मैंने इसे आपको यहाँ पे डाला है। तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कई सारे नेशन स्टेट हैं। जैसे यहाँ पर इंडिया खुद नेशन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उसके अलावा आपका चाइना है, उसके अलावा रशिया है, इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर नेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन ये जिनका नाम मैंने लिया ये इंपॉर्टेंट है, जिसके
के साथ हम लोग को रिलेशंस को पढ़ना है। तो एक बात को आप लोग को ध्यान से समझ कर रखने की ज़रूरत है कि कोई भी नेशन अपने आप में आइसोलेट नहीं रह सकता। आइसोलेट का क्या मतलब है सर? आइसोलेट का सिंपल मीनिंग ये है कि कोई भी नेशन अपने आप में अपने तमाम ज़रूरियात को अपने ही से पूरा नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया का। इंडिया, आप एक कंट्री देख रहे हो, इंडिया एक रिच एंड डाइवर्स कल्चर का कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में कई सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को इंडिया इंपोर्ट करता है, यानी बाहर कंट्री से इंडिया मंगवाता है। उन चीज़ों का प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता या बहुत कम होती हैं जो इंडिया के डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकती, जिसकी वजह कर इंडिया को बहुत सारी चीज़ों को बाहर से मंगवाना पड़ता है, बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल्स है जो कि आज के इस कंटेम्प्रोरी लाइफ में हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया के पास इसका बहुत सारा प्रोडक्शन नहीं है जो कि हमारे प्रेजेंट नीड को मीट कर पाए। इसलिए इंडिया दरअसल बाहर के कंट्री से उसे इंपोर्ट करता है, जैसे ईरान वगैरह से। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया को या बाकी दूसरे नेशंस को, जो कि आप वर्ल्ड मैप में देख पा रहे हो, इन नेशंस को आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाकर, एक तालमेल बनाकर एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना पड़ता है, क्योंकि ये आपस में अकेला नहीं रह सकते, आइसोलेशन में नहीं रह सकते। इनकी नीड्स, इनकी डिमांड खुद से पूरी नहीं की जा सकती, इसलिए दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशंस को स्टैब्लिश करते हैं। लेकिन ये रिलेशंस को स्टैब्लिश करने के लिए एक नेशन, एक कंट्री दूसरे नेशंस के साथ अपने रिलेशन को बिल्ड करने के लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हैं। एक रिटन डॉक्यूमेंट्स को पूरे तरीके से फुलफिल करते हुए अपने रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप अच्छे हो या ख़राब हो जाए, या बहुत अच्छे हो या बहुत ख़राब हो जाए। ये तमाम चीज़ों के बारे में, ये सारे चीज़ें जो है वो एक कंट्री के फॉरेन पॉलिसी के ज़रिया तय की जाती है कि फॉरेन पॉलिसी के जरिया ये बात तय होती है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ क्या रिलेशन रखेगा, क्यों रखेगा, किस बेसिस पर रखेगा। इन तमाम चीज़ों को अभी हम लोग एक एक करके डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। मैंने अभी अभी आपको एक मोटे मोटे तरीके से बात इस तरीके से क्लियर किया कि एक नेशन एक दुनिया में, इस दुनिया में अकेले आइसोलेट नहीं रह सकता, क्योंकि इसके बहुत सारे डिमांड्स होते हैं और उसके पास हर चीज़ों की सप्लाई नहीं होती। सो इसे अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए, इसे मीन्स यहाँ के लोगों को सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं जो ये लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यानी मंगवाते हैं। और इस मंगवाने और देने के चक्कर में, यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के ट्रेड के सूरत हाल में इनके बीच एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। उस रिलेशनशिप को हम लोग फॉरेन रिलेशनशिप कहते हैं, और ये फॉरेन रिलेशनशिप एक डॉक्यूमेंट के द्वारा गाइड करा जाता है। उस डॉक्यूमेंट को हम लोग फॉरेन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको बातें इजीली समझ आ गई होंगी कि हम लोग फॉरेन पॉलिसी बोल किसको रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद, जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी बनाकर दिखाया है कि नेशन स्टेट कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन। कोई भी नेशन स्टेट आइसोलेशन में नहीं रह सकते। क्यों? मैंने आपको इसके पीछे रीजन बता दिया। और उसके बाद एक नेशन स्टेट दो तरीके के पॉलिसीज को बनाते हैं। पहला पॉलिसीज जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया है वो है डोमेस्टिक पॉलिसी या इंटरनल पॉलिसी या नेशनल पॉलिसी। यानी एक कंट्री को अपने अंदर, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इंडिया। अब जो ये आप इंडिया देख रहे हो, तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारा लॉज होगा, ऑर्डर्स होगा, सिस्टम होंगे, मिनिस्ट्रीज होंगे, डिपार्टमेंट होंगे जो यहाँ के पॉपुलेशंस को मैनेज करने का काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये इतने बड़े पॉपुलेशंस को मैनेज करने के लिए, इनके सिस्टम को वेल मैनेज तरीके से चलाने के लिए, डिफेंस एंड मिनिस्ट्रीज को वेल तरीके से मैनेज करने के लिए इनको अपना एक प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशंस एंड सिस्टम का ज़रूरत पड़ता होगा। और उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए ये लोग जो इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, यानी अपने कंट्री के अंदर रूल्स, रेगुलेशंस, सिस्टम एंड मैनेजमेंट को रन करने के लिए हर कंट्री अपने सतह पर, एक अपने लेवल पर एक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती हैं। उस पॉलिसी को हम लोग डोमेस्टिक मतलब घरेलू, इंटरनल या नेशनल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। यानी बेसिकली एक कंट्री अपने कंट्री के अंदर के मामला
हालात को मेंटेन करने के लिए जिस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती हैं उसे डोमेस्टिक पॉलिसी कहते हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी नेशंस आइसोलेशन में नहीं रह सकते, उसको अपने आसपास के उस कंट्रीज़ को अपने आसपास के नेशंस के साथ एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना पड़ता है, और वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है जो इनके नेशनल इंटरेस्ट के साथ, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है इसे भी मैंने अपने चैप्टर 1 के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करा है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से देख लो जाकर, ताकि आपका चैप्टर 1 भी ईजिली तरीके से कंप्लीट हो पाए। तो फॉरेन पॉलिसी जो होता है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं, और जो कि एक नेशन का दूसरे नेशंस के साथ के रिलेशनशिप को मैनेज करने में हेल्प करता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये दोनों बातें समझ आ गई होंगी कि सर एक कंट्री का डोमेस्टिक पॉलिसी क्या होता है और एक कंट्री का फॉरेन पॉलिसी क्या होता है। इसे हम लोग फॉरेन, इंटरनेशनल और एक्सटर्नल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को इस मोटा तरीके से इन बातों का एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के, जैसे कि हम लोग को हमारे सिलेबस में जिन टॉपिक्स को शामिल किया गया है वो है रिलेशन इंडिया का किसके साथ, इसके नेबर कंट्री पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, उसके अलावा भूटान के साथ, इसके अलावा बांग्लादेश के साथ, इसके अलावा श्रीलंका के साथ, और एक कंट्री यहाँ पर है आपका जो कि एक खुद ही एक आइलैंड है जिनका नाम मालदीव है। इन कंट्रीज़ के साथ जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ है, लेकिन इसके अलावा और भी कंट्रीज़ जैसे कि सुपर पावर, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है यूएसए के बारे भी और यूएसएसआर के बारे भी, इंडिया के रिलेशनशिप को। तो यहाँ पर हम लोग इन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। होपफुली यहाँ तक आपको तमाम बातें ईजिली समझ आ रही होंगी। मैं एक बात आप लोगों को वाजा कर दूं कि आप लोगों में जिन भी लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस मुझे किया है कि सर ये टॉपिक, मैं फिर से एक बार वाजा कर दूं, वक्त बहुत कम है और शेड्यूल बहुत बिजी होने की वजह कर हर टॉपिक पर वीडियोस को बनाना मुमकिन नहीं है। जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत क्रिटिकल है, जो कि आप लोगों को समझने में दिक्कतें पेश आ रही हैं, उन टॉपिक्स को आप लोग प्रीफर कर सकते हो। इस चैनल का मकसद दरअसल बच्चों को सजेशन प्रोवाइड करना था, जो कि पिछले साल हम लोगों ने प्रोवाइड किया, और हमारे प्रोवाइड करदा तमाम सजेशंस 100% मैच करे हैं। आप लोग देख भी सकते हो, इसी वजह से हम लोगों ने चैनल को क्रिएट किया था, और ख़ासकर उन टॉपिक्स को और उन चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो कि बच्चों को ईजिली समझ नहीं आते, और वरना अक्सर व बेशतर बच्चे कहीं ना कहीं प्राइवेट ट्यूशन में ट्यूशन ज्वाइन कर ही लेते हैं, जहाँ से उन्हें तमाम बातें ईजिली समझ आ जाती हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने खुद का भी एक प्राइवेट ट्यूशन ऑन किया है, जहां पर तमाम सब्जेक्ट्स को एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा समझाई जाती हैं। वहां पर इसी तरीके से जिस मैनर में आपको नोट्स प्रोवाइड करा जा रहा है, नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, और इजली हर टॉपिक के, हर चैप्टर्स के फुल डिटेल एक्सप्लेनेशंस को दी जाती हैं। यहाँ पर हम लोगों के कोचिंग में क्लास 5 से लेकर 12 तक के क्लासेस होते हैं, और हर सब्जेक्ट बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाई जाती हैं। बच्चों को यहाँ पर मुकम्मल तरीके से आज़ादी दी जाती है कि वो आएँ और डेमो क्लास कर देखें, और अगर वो क्लास से सेटिस्फाई होते हैं, वे ऑफ टीचिंग से सेटिस्फाई होते हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा मॉरल प्रेशर नहीं है कि उसे ज्वाइन करना ही होगा। तो ये हमारे कोचिंग का सिस्टम है, जो कि बताना ज़रूरी था, मैंने आपको बता दिया। तो आप में से कोई भी बच्चे सेमेस्टर 4 के लिए अगर ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग फील फ्री हो ज्वाइन करने के लिए, ताकि आप लोग यहाँ के सिस्टम को देख पाओ, यहाँ के पढ़ाई को समझ पाओ, और ये क्वेश्चंस में किस तरीके से दूसरी जगहों से अलग पढ़ाई जाती हैं, क्या इसमें खास बात है, वो आपको यहाँ पर आने के बाद ही समझ आएंगे, डेमो क्लास करने के बाद। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप डेमो क्लास कर अगर आप मुतमईन होते हो तो ही आप ज्वाइन करना, अदरवाइज आप फ्री हो, आप जहाँ चाहो वहाँ जाकर पढ़ सकते हो। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आप लोग हेडिंग पे देख पा रहे हो कि डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसीज, यानी फॉरेन पॉलिसी को मैंने अभी आपको मोटा तरीके से समझाया कि फॉरेन पॉलिसी वो पॉलिसी होता है सर, जो किसी भी एक नेशंस के बैरूनी ममालिक के साथ, दूसरे नेशंस के साथ के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है। उस पॉलिसीज को हम लोग फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स हैं, जैसे कि हार्टमैन हो गए, इसके अलावा जोसेफ फ्रैंकल हो गए, इन लोगों ने किस तरीके से डिफाइन करा है फॉरेन पॉलिसी को, इनके अल्फाज में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
चलिए, क्या कहा इन लोगों ने? इन्होंने कहा है कि फॉरेन पॉलिसी इज अ सिस्टमैटिक स्टेटमेंट। ये क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टेटमेंट है ऑफ डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली का उर्दू मीनिंग होता है इरादतन, यानी जानबूझकर किसी चीज को करना, उसे हम लोग कहते हैं डेलिब्रेटली। तो डेलिब्रेटली सेलेक्टेड नेशनल इंटरेस्ट, ये हार्टमैन का दिया हुआ एक स्टेटमेंट है। सिंपल माने में अगर आपको समझाया जाए तो फॉरेन पॉलिसी क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टेटमेंट है जो कि एक सिस्टम में निकलता है, एक मैनर में निकलता है, एक तरीके से निकलता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं सिस्टमैटिक। फॉरेन पॉलिसी इज अ सिस्टमैटिक स्टेटमेंट ऑफ डेलिब्रेटली, यानी जानबूझकर इंसान, कोई भी एक नेशन जानबूझकर और एक सिस्टमैटिक तरीके से एक स्टेटमेंट को प्रोवाइड करता है, जो कि गाइड किया जाता है, जो कि फॉलो अप किया जाता है उसके नेशनल इंटरेस्ट के द्वारा। मैंने अभी भी आपको बताया, जिस तरीके से हर इंसान का अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है, वो पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही काम करता है, ठीक उसी तरीके से कंट्री का भी अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है। और कोई भी कंट्री किसी के साथ भी रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर लेता, बल्कि उन्हीं कंट्री के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करता है जहां से उस कंट्री के नीड्स या जहां से उस कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो वही बात यहां पर हार्टमैन ने कहा है कि फॉरेन पॉलिसी इज अ सिस्टमैटिक स्टेटमेंट ऑफ डेलिब्रेटली, यानी जानबूझकर सेलेक्टेड नेशनल इंटरेस्ट। नंबर 2, जोसेफ फ्रैंकलिन ने क्या कहा यहाँ पर इन्होंने कहा है कि नेशनल इंटरेस्ट इज अ की कंसेप्ट, बुनियादी की एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। यानी फॉरेन पॉलिसी का जो बेस है, जो की है, जो चाबी है ना, वो है नेशनल इंटरेस्ट। यानी नेशनल इंटरेस्ट ही है जो फॉरेन पॉलिसी को गाइड करने में मदद करता है। जिस तरीके से आपका बिहेवियर आपके अपने इंटरेस्ट के जरिए से, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक मोटे तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं, आप मान लो एक जगह आपका ये घर है ए, और आपके ये एक पड़ोसी है जिनका नाम है बी, और आपके दूसरे पड़ोसी है जिनका नाम है सी। तो जाहिर सी बात है, आप ये एक जो इंसान है ए, ये बेचारा गरीब इंसान है और बहुत मजदूरी कर कर अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। लेकिन आपके बगल में जो दूसरा पड़ोसी है वो है बी, ये इंसान एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट प्रेस्टीज जॉब को होल्ड करता है और इसके साथ साथ बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग पर्सन है। तो अब जाहिर सी बात है, आप रिलेशनशिप को इसके साथ अच्छा बनाना चाहोगे बनिस्बतन इसके। क्यों? क्योंकि ये इंसान दरअसल आपके सेल्फ इंटरेस्ट को मीट नहीं कर पा रहा है, और ये इंसान आपके सेल्फ इंटरेस्ट को मीट कर रहा है। किसी भी तरीके से उसने सेल्फ इंटरेस्ट को आपको मीट कर रहा है, तो आप इसके साथ रिलेशनशिप को अच्छा एस्टैब्लिश करना चाहोगे। तो जिस तरीके से आपका यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट काम कर रहा है, ठीक उसी तरीके से एक नेशन का भी अपना एक नेशनल इंटरेस्ट होता है जो उसके फॉरेन पॉलिसी को गाइड करने में मदद करता है। होपफुली यहाँ तक आपको बातें एकदम ईजिली तरीके से पानी की तरह समझ आ रही होंगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको देखो लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू हॉल्स्टी देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये फॉरेन पॉलिसी के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हर कंट्री या हर नेशन, इनफैक्ट इंडिया भी इस ऑब्जेक्टिव के साथ ही फॉलो करता है। ये क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? इन 3 ऑब्जेक्टिव को खूब ध्यान से समझ लीजिए। पहला जो ऑब्जेक्टिव है, जिसे हम लोगों ने कहा है कोर ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव को कहा गया है मिडिल रेंज ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑब्जेक्टिव को कहा गया है लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स। ये कोर ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बुनियादी, एलिमेंट्री, यानी जिसके बगैर किसी कंट्री का एग्जिस्टेंस मुमकिन ही नहीं, उसे हम लोग कहते हैं कोर ऑब्जेक्टिव। अब हर कंट्री बुनियादी तौर पर, फॉर एग्जांपल आप पर्सनल लेवल पे एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आप बनना चाहते हो बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर या बहुत बड़े प्रोफेसर या फिर किसी और फील्ड में आप जाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आप बनना तो चाहते हो, लेकिन उसके लिए प्राइमरी या एलिमेंट्री चीज़ें क्या क्या है? आपको स्ट्रांग रहना होगा, आपको सेहतमंद रहना होगा, आपको अलाइव रहना होगा, जिंदा रहना होगा। तो ये बेसिक कोर ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना नहीं करना है। अगर आप हेल्पफुल नहीं रहते हो, अगर आप हेल्थी ही नहीं रहते हो, हेल्थी और सेहतमंद नहीं होते हो, और आपका माइंड सही नहीं होता है, और इसके साथ साथ आप अलाइव यानी जिंदा ही नहीं रह पाते हो, तो फिर आप किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर पाओगे। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में साउंड आने की वजह कर मुझे इस वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो मैं आपको जस्ट बता रहा था कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ने के लिए पहला आपका बुनियादी नीड है कि आप अलाइव रहो और आप सेहतमंद रहो, आप हेल्थी रहो, तब जाकर वो आप उन चीज़ों को अचीव कर पाओगे जिन चीज़ों को आप अचीव करना चाहते हो।
तो ठीक इसी तरीके से नेशंस का भी अपना कुछ कोर ऑब्जेक्टिव होता है फॉरेन पॉलिसी का, जो कि बुनियादी होता है, जिसके बगैर उस चीज़ों को मुमकिन नहीं होता करना या आगे पाना या दूसरे नेशंस के साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप कर पाना। तो उसमें से पहला क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सॉवरेनिटी का ऑलरेडी मीनिंग आप लोग पढ़कर आए हो और बहुत डिटेल में जानते हो, यानी किसी भी कंट्री की जो सॉवरेनिटी है, जो सॉवरेन पावर है, उसको प्रोटेक्ट करना, कि कोई भी उस कंट्री की सॉवरेनिटी को, जो इख्तिदार आला जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में कहा जाता है सुप्रीम पावर टू टेक द अल्टीमेट डिसीजन इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। जिस कंट्री के पास सॉवरेनिटी होती हैं उनके पास सुप्रीम पावर होती हैं कि वो कोई भी डिसीजन इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, वो बिना किसी प्रेशर का, बिना किसी से डिस्कस करे हुए, बिना किसी से डिस्कस करने के साथ साथ उनके प्रेशर में आए बगैर वो ले सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं कि वो कंट्री सॉवरेन है। तो किसी भी कंट्री का जो फॉरेन पॉलिसी का जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है उसके सॉवरेनिटी की हिफाजत। और नंबर 2 में होता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी उस कंट्री के टेरिटरी के टुकड़े टुकड़े होने से बचाना, यानी उसे इंटीग्रेट कर कर रखना। ये 2 बुनियादी चीज़ें होती हैं जिसके बगैर कोई भी नेशंस अपने आगे के गोल्स को, अपने आगे के एम्स को अचीव नहीं कर सकते। तो ये 2 गोल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे कहा गया है कोर कंसेप्ट या कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। जब ये 2 चीज़ें अचीव हो जाती हैं, जब आप सेहतमंद हो जाते हो, इसके साथ साथ आप अलाइव रहते हो, मेंटली फिट रहते हो, फिजिकली फिट रहते हो, देन अब आप अपनी गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। सेम यहाँ पर भी जब एक कंट्री का सॉवरेनिटी प्रोटेक्टेड होता है और उसका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंटीग्रेट होता है, आज़ाद होता है या यूनाइटेड होता है, तब जाकर वो अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ता है और उसे हम लोग कहते हैं मिडिल रेंज ऑब्जेक्टिव। यानी अब चूंकि वो इकोनॉमिकली तौर से स्टेबल हो, मतलब अब चूंकि वो टेरिटोरियल तौर से स्टेबल हो चुका है और साथ ही साथ उसके सॉवरेनिटी भी प्रोटेक्टेड है, तब जाकर वो अपने कंट्री के आगे सोचेगा, अपने कंट्री के बारे, जैसे कि अपने कंट्री को इकोनॉमिकली तौर से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, इसके साथ साथ अपने कंट्री के मिलिट्री पावर्स को स्टेबिलिटी देंगे, और इसके साथ साथ अब जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुका है, मिलिट्री स्टेबिलिटी आ चुका है, तब वो आगे बढ़कर एक्सपेंशन करने की सोचेंगे, यानी दूसरे कंट्री पर अपने आप को एक्सपैंड करना, अपने पावर को शो करना ये लोग शुरू करेंगे। तो पहला कोर ऑब्जेक्टिव हुआ, दूसरा मिडिल रेंज ऑब्जेक्टिव हुआ, और तीसरा आता है लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव, जो कि हमेशा परमानेंट होता है। क्या होता है यहाँ पर ये परमानेंट, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यूएस हेजीमोनी, जैसे यूएस का सरदारी या सोवियत यूनियन का सोशलिज्म। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर क्या है, ये 2 चीज़ें जो है वो किसी भी नेशंस के परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट या हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव को जाहिर कर रहे हैं। यानी कोर ऑब्जेक्टिव में प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मिडिल में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मिलिट्री स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन, लॉन्ग रेंज मतलब आखिरकार हमेशा से यही एम रहा है, यही रेंज रहा है, यही ऑब्जेक्टिव रहा है कि किसी भी हाल में मुझे इस चीज़ को अचीव करना है। जैसे कि आप लोग अगर चैप्टर 1 पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि यूएस चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में मेरा हेजीमनी हो, यानी उनका हेजीमनी हो, और सोवियत यूनियन यानी कि रशिया चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में उसका हेजीमनी स्टैब्लिश हो पाए। तो ये दोनों नेशंस का परमानेंट या लॉन्ग रेंज नेशनल पॉलिसी या इंटरनेशनल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था। तो इस तरीके से हर नेशंस का 3 तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिला, कोर, मिडिल रेंज, लॉन्ग रेंज, और इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने डिस्कस करा। होपफुली यहाँ तक आपको बातें ईजिली समझ आ रही होंगी, और अगर कुछ दिक्कत है तो फिर से वीडियोस को आप जाकर देखो ताकि आपको बातें ईजिली समझ आए। एकदम ईजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो डिटर्मिनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। डिटर्मिनेंट्स बोलो, एलिमेंट्स बोलो या फैक्टर्स बोलो, ये कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो किसी भी नेशंस के फॉरेन पॉलिसी को बनाने में या किसी भी नेशंस के फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करती हैं। क्या क्या है ये चीज़ें? पहला आप हिस्ट्री है, देख पा रहे हो, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट है एंड डिप्लोमेसी है।
ये 4 से 5 यहाँ पर ये बेसिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। पहला, हिस्ट्री में नेशंस विच विद रिच हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नॉर्मली मेक्स स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसीज। जाहिर सी बात है कि अगर किसी कंट्री का हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रहा है, बहुत रिच रहा है, तो उनके फॉरेन पॉलिसीज जो कि कंटेम्प्रोरी टाइम में फॉर्मुलेट की जा रही हैं, उसमें वो चीज़ वाज़ा तौर पे झलकेंगी। और अगर किसी कंट्री का हिस्ट्री ही हिस्टोरिकली तौर से बहुत वीक रहा है, बहुत कमज़ोर रहा है, हमेशा उसे सप्रेस किया गया है, हमेशा उसमें कॉलोनाइजर्स ने कॉलोनाइज करके रखा है, तो जाहिर सी बात है उस कंट्री के फॉरेन पॉलिसी में उस चीज़ों का हम लोग को डर या उस चीज़ों का सप्रेशन वाला चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि हिस्ट्री का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उस कंट्री के फॉरेन पॉलिसी में। नेक्स्ट आपका आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से मुराद क्या है? ज्योग्राफी से मुराद है उस कंट्री के 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स। क्या क्या होंगे वो? जैसे कि आप देख पा रहे हो ज्योग्राफी में उस कंट्री का साइज होगा। जाहिर सी बात है अगर साइज के एतबार से कोई कंट्री बहुत लार्ज है तो उसके फॉरेन पॉलिसी में भी उस चीज़ का झलक देखने को मिलेगा, उसका फॉरेन पॉलिसी भी स्ट्रांग होंगी और अपने एरियाज़ के हिसाब से उनकी फॉरेन पॉलिसी को बनाई जाएंगी। लोकेशंस के हिसाब से अगर कोई कंट्री ऐसे जगह पर लोकेट है जहाँ पर वो चारों तरफ से ज़मीन से नहीं घिरे हुए हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं लोकेशन को समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया के लोकेशंस को देखो तो इंडिया दरअसल इस साइड से लैंड बॉर्डर से घिरा है, इस साइड से लैंड बॉर्डर से घिरा है, लेकिन ये जो 3 साइड है, इस तरफ में आपका अरेबियन सी है, यहाँ पर आपका इंडियन ओशन है और यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है। इन 3 साइड से इंडिया वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, जो कि इस बात को दर्शा रहा है कि इंडिया का जो जियोपॉलिटिक्स लोकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली है। स्ट्रैटेजीज तरीके से इंडिया का जियोपॉलिटिकल लोकेशन को भी सजाया गया है। यानी अगर ये सारे कंट्रीज भी मिलकर भी इंडिया का अगर कुछ बिगाड़ना चाहे तो इंडिया इस रास्ते से अपने तमाम चीज़ों को कैरी आउट कर सकता है, जो कि इसके लोकेशंस को दर्शा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि लोकेशन सही होने की वजह कर इनके फॉरेन पॉलिसी में भी वो रुबाब, वो बोल सकते हैं वो रिजिडिटी दिख सकता है या वो कट्टरनेस दिख सकता है, जो इनके अगर वो किसी एक कंट्री के बीच या चारों तरफ से कंट्री से घिरे हुए होते हैं तो वो चीज़ उसका नहीं दिख पाता, क्योंकि वो इन अपने आसपास के कंट्री पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर सारे लोग मिलकर इसको परेशान करना चाहते हैं तो ये कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अभी इंडिया के पास ये रास्ता है, तो जाहिर सी बात है कि इनका जो लोकेशन होता है वो भी इनके फॉरेन पॉलिसी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मींस ज़मीनी बनावट। जैसे कि आप इंडिया में देखते हो कि इंडिया का जो ज़मीनी बनावट है, यहाँ पर आपका एक प्लेटो है, यहाँ पर इस तरीके से आपका माउंटेन पाया जाता है, यहाँ पर आपका मैदानी इलाका है। तो इस तरीके से जो इंडिया का ज़मीनी बनावट है वो भी इंडिया को बहुत सारे इंडिया के पास मिनरल्स पाए जाते हैं। इन इलाके में बहुत सारे एग्रीकल्चर्स होते हैं। यहाँ पर हिमालय जो पहाड़ आपको दिख रहा है वो इंडिया को नेचुरली तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। या आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इस हिमालय की वजह से मॉनसून भी आता है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे इस तरीके से मॉनसून आता है और यहाँ से मेडिटेरियन सी से आने वाली जो ठंड हवाएं होती हैं वो इंडिया में इंटर करने से रुक जाती हैं। तो ये हुआ इसका टोपोग्राफी यानी ज़मीनी बनावट। ये भी इंडिया को एक रिच और एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनने में मदद करता है और जाहिर सी बात है कि ये स्ट्रांगनेस उनके फॉरेन पॉलिसी में हम लोग को देखने को मिलता है। उसके साथ साथ वहाँ का क्लाइमेट डिटर्मिनेंट्स फॉरेन पॉलिसी के तौर पर यहाँ पे काम करते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो साफ एंड वाज़ा है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज माली एतबार से जो कंट्री जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी उस कंट्री के पास का जो रिसोर्सेज होगा वो जितने ज़्यादा रिच होंगी उनके फॉरेन पॉलिसी उतनी ही ज़्यादा हम लोग को स्ट्रांग देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी में। अगर गवर्नमेंट बहुत दूर अंदेज गवर्नमेंट है, विजनरी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से डिप्लोमेटिक रिलेशंस को वो मेंटेन करना जानती हैं, तो जाहिर सी बात है उस कंट्री के फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत दम होगा। वो कंट्री बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अपना दबदबा को मेंटेन कर रखेंगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही वीक होंगी तो जाहिरतन बात है कि हर कंट्री की तरफ से इन्हें सप्रेस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या है? देखो ध्यान से समझ लो। मॉडर्न एज बीइंग द एज ऑफ डिप्लोमेसी, इट हैज़ become
the backbone of the foreign policy. Diplomacy is an implementation part and therefore success of foreign policy depends upon the diplomacy. डिप्लोमेसी दरअसल एक तरीके से अगर समझाना चाहें तो डिप्लोमेसी एक तरीके से दो कंट्रीज या दो नेशन के बीच आपस में बातचीत कर किसी भी डिस्प्यूट्स को, किसी भी मसला को हल करने का जो नाम होता है उसे हम लोग डिप्लोमेसी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिस कंट्री के पास जितने बड़े डिप्लोमेट्स होंगे, जितने अच्छे डिप्लोमेट्स होंगे, उस कंट्री का फॉरेन पॉलिसी में वैसा ही दिखेगा। और जिस कंट्री के फॉरेन पॉलिसी में जिस कंट्री के डिप्लोमेट्स बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे, डिप्लोमेसी के पॉलिसीज़ एंड सिस्टम एंड स्ट्रैटेजीज़ को सही से नहीं जानते होंगे, तो जाहिर सी बात है हर जगह पर उस कंट्री को अपने फॉरेन पॉलिसी को बनाकर झुक जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास सही डिप्लोमेट्स नहीं हैं, बातों को सही से पेश नहीं कर सकते, सही से आपस में एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं पेश कर सकते और अपने कंट्रीज़ का भला नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से डिप्लोमेसी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होपफुली यहाँ तक आपको तमाम बातें, तमाम फैक्टर्स जो मैंने आपको समझाई हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, रिसोर्सेज, गवर्नमेंट एंड डिप्लोमेसी, ये 4 से 5 आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो आपके फॉरेन पॉलिसी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। होपफुली आपको यहाँ पर तमाम बातें क्लियर हो पा रही होंगी। अब हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद अब हम लोग अपने टॉपिक एंड सिलेबस के पार्ट में आ जाते हैं। अब तक जो भी मैंने बातें आपको समझाई या बताई हैं वो दरअसल आपको एक मोटे तरीके से कंसेप्ट को स्ट्रांगली बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि आपके कंसेप्ट को स्ट्रांगली हेल्ड कर सकती हैं, जिसके बेसिस पर आप किसी भी क्वेश्चंस को इजीली टैकल आउट कर पाओगे। तो मैंने अब तक क्या क्या बातें बताई, मैंने आपको बताया मोटे मोटे तरीके से कि एक नेशन स्टेट दो तरीके से पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करता है। पहली बात कि वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, और चूंकि वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता तो वो दो तरीके से पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। एक अपने कंट्री के इंटरनल मैटर्स को एंड मैनेजमेंट को चलाने के लिए, दूसरा वो अपने कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए एक तरीके के फॉरेन पॉलिसी या एक तरीके के पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करता है, जिसे हम लोग फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी या एक्सटर्नल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। और अंदरूनी मामलात को सॉल्व करने के लिए या मेंटेन करने के लिए उन जिन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती हैं इन्हें हम लोग डोमेस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट फिर वहाँ से मैंने आपको ये मैप के जरिए से दिखाना चाहा कि किस किस तरीके से ये वर्ल्ड में नेशंस है और ये आपस में किस तरीके से मेंटेन करते हैं रिलेशनशिप को। और फिर इंडिया उसके नेबरिंग कंट्रीज़ को मैंने बताया। फिर मैंने दो बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बारे, जैसे हार्टमैन और जोसेफ फ्रैंकल के बारे, मैंने इनके डेफिनेशंस को आपको समझाया कि ये लोग क्या कहते हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे। फिर मैंने आपको 3 ऑब्जेक्टिव समझाई, कोर ऑब्जेक्टिव, मिडिल रेंज ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स के बारे। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स या एलिमेंट्स या फैक्टर्स विच अफेक्ट द फॉरेन पॉलिसी उसे समझा, जैसे कि हिस्ट्री समझा, ज्योग्राफी समझा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज समझा, गवर्नमेंट समझा एंड डिप्लोमेसी समझा। अब हम लोग वहाँ से आगे आते हैं। अब हम लोग एंट्री लेते हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहले बेसिक फीचर्स को हम लोग समझ लेते हैं। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, आप जानते हो अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स के बाद इंडिया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आज़ाद होता है। कब? 1947 में हमारा कंट्री जो आज़ाद होता है, उस वक्त के बारे से हम लोगों ने फीचर्स में ट्रेस करने की कोशिश की है। जो क्या लिखा है यहाँ पर, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन द 1947 फ्रॉम द कॉलोनियल स्लेवरी ऑफ इंग्लैंड। Cold War had started then and bipolarity had divided the world into the two military blocs. This is the scenario India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru made its foreign policy which has these features. यहाँ पे अब बातों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया एक लॉन्ग पीरियड तक ब्रिटिश का गुलाम बना रहा, ब्रिटिशर्स इसमें कॉलोनीज़ को अपने स्टैब्लिश करके रहे। लेकिन ऐसे सूरत हाल में बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद इंडिया 1947 में आज़ाद तो हो जाता है, लेकिन आज़ाद होने के बाद चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी नेशन अपने कंट्री के अंदर तक महदूद या सीमित या आइसोलेट नहीं रह सकता, उसे दूसरे कंट्रीज से इंटरेक्ट करना पड़ता है, या वो दूसरे कंट्रीज या बैरूनी वर्ल्ड से वो मुतासिर होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो सेम सिचुएशन वहाँ पे भी था कि पूरा इंडिया जो अभी अभी आपका आज़ाद हुआ था, इसके सामने बड़े चैलेंजेस थे। क्या क्या चैलेंज थे? पहला जो कि नेशन बिल्डिंग का चैलेंज था, जो कि आप लोग के सिलेबस में ऑलरेडी एक चैप्टर है नेशन बिल्डिंग को बोलकर। उसके अलावा बाहर के कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए इंडिया के सामने 2 बड़े चैलेंज थे। सर क्या चैलेंज थे? आप लोग चैप्टर 1 में पढ़कर आए हो कि उस टाइम में चल रहा था
कोल्ड वॉर। क्या चल रहा था वहाँ पर? कोल्ड वॉर का जो पीरियड था, इस कोल्ड वॉर का पीरियड में यहाँ पर आपका चल रहा था 1945 से लेकर 1991 का ये जो पीरियड था, यहाँ आपका कोल्ड वॉर चल रहा था। अब इस कोल्ड वॉर में पूरा वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में तकसीम हो गया था, दो ब्लॉक्स में बट गया था। एक को लीड कर रहे थे यूएसए और दूसरा को लीड कर रहा था यूएसएसआर। तो इस तरीके से एक ब्लॉक को लीड करने वाली ये कंट्री, दूसरे ब्लॉक को लीड करने वाली ये कंट्री थे, और दोनों कंट्री दरअसल पूरे वर्ल्ड को अपने मातहत में रखना चाहते थे। तो इस तरीके से पूरा वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में बट चुका था। एक ब्लॉक को लीड कर रहे थे यूएसए, दूसरा ब्लॉक को लीड कर रहे थे यूएसएसआर, और कंट्री के हाफ पॉपुलेशन इसके पास और हाफ पॉपुलेशन इसके पास थी। तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो उस टाइम में कोल्ड वॉर के पीरियड में चल रहा था। और ऐसे ही सूरत हाल कब सर ये हो रहा था? ये हो रहा था 1945 से 1991 तक, और हमारा कंट्री इंडिया कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। यानी ठीक वही सिनेरियो था, वही सिचुएशन था जब यहाँ पर बाइपोलैरिटी के सिचुएशन, ये जो दो पोल्स आप देख रहे हो ना, इसी को हम लोग बाइपोलैरिटी के नाम से जानते हैं। बहुत डिटेल में मैंने चैप्टर 1 में पॉल साइंस के एक्सप्लेन कर दिया है, इस चीज़ को जाकर उसे ज़रूर से देख लेना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब ये दो जो सिचुएशन इंडिया के सामने है कि इंडिया के पास अब दो बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज कि वो यूएसए के साथ हाथ मिलाए, दूसरा चैलेंज कि वो यूएसएसआर के साथ हाथ मिलाए। तो इसके सामने ये जो दो बड़े चैलेंजेस थे, इस चैलेंज को मैनेज करना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि इंडिया दोनों तरफ से इन दोनों कंट्रीज से घिरा हुआ था। अगर आप बहुत ध्यान से स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को समझना चाहो तो यहाँ पर आप जानोगे कि यहाँ पर इस हिस्से में चाइना दिखेगा आपको, और इस हिस्से में आपको पाकिस्तान दिखेगा। पाकिस्तान के ऊपर यूएसए का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल था, और चाइना के ऊपर यूएसएसआर का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल था। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के आसपास के कंट्री ही दरअसल एक इस ब्लॉक को फॉलो कर रहे थे, यूएसए को ये फॉलो कर रहा था और यूएसएसआर को ये फॉलो कर रहा था। इंडिया के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क हुआ कि ये किसे फॉलो करें। अगर ये इसे फॉलो करते हैं तो यहां से इसे चैलेंज आएगा, और अगर ये इसे फॉलो करते हैं तो यहां से इसको चैलेंज देखने को मिलेगा। तो इंडिया बहुत परेशान था। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए बहुत स्ट्रैटेजिकली तरीके से इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करा, और फॉर्मुलेट करते ही दरअसल एक नया रास्ता निकाला। ना उन्होंने यूएसए को ज्वाइन करा और ना ही उन्होंने यूएसएसआर को ज्वाइन किया, बल्कि उन्होंने बीच से एक रास्ता निकाला था जो कि ऑलरेडी चैप्टर 1 में मैंने डिस्कस करा है, जिसका नाम था नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। यानी ना तो इंडिया ने इसके साथ अलाइन करा और ना ही इंडिया ने इसके साथ अलाइन करा। ये कौन? ये यूएसए है, और ये कौन? ये यूएसएसआर है। तो इंडिया ने इन दोनों में से किसी भी कंट्री के साथ अलाइन नहीं करा, बीच का एक रास्ता निकाला जिसका नाम रखा नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब हम लोग इसी के बारे यहाँ पर पढ़ने और जानने की कोशिश करेंगे। ये इंडिया का फॉरेन पॉलिसीज के बारे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन अलाइनमेंट। इट not only means equidistance from the military blocks but also means an independent foreign policies। यानी इंडिया का मकसद सिर्फ दोनों ब्लॉक से दूरी इख्तियार करना ही नहीं, बल्कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को एक इंडिपेंडेंट और बिना किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होकर फॉरेन पॉलिसी को बनाना था। इसलिए इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट का रास्ता चुना। नॉन अलाइनमेंट मीन्स कि मैं किसी के साथ अलाइन नहीं करूंगा। दूसरा, इंडिया का जो खास बात था, वो फॉरेन पॉलिसी का जो खास फीचर था, वो था आपका पंचशील के बारे। तो पंचशील क्या था? पंचशील ऑलरेडी आप लोग इसके बारे जानते हो कि पंचशील को देखो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा था, जो कि यहाँ पर लिखा गया है कि आपको इसे नेक्स्ट पीपीटी जो कि पढ़ाया गया था चैप्टर 1 में, वहाँ पर आपको डिटेल में इस टॉपिक को समझा दी गई थी। पंचशील का मतलब दरअसल क्या होता है, पहले इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। पंच मतलब होता है 5 और सील का मतलब होता है बुनियाद। यानी इंडिया का फॉरेन पॉलिसी 5 बुनियादी बातों पर डिपेंडेंट था या निर्भर था। वो 5 बातें क्या क्या थी, ध्यान से सुन ले, चूंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे लिखा गया, पीपीटी को रिफर करना है, जो कि मैंने चैप्टर 1 में उसको समझा दिया था। पहला था कि हम लोग नॉन एग्रेशन पॉलिसी को अप्लाई करेंगे। नॉन एग्रेशन मतलब इंडिया एग्रेसिव पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करेगा, इंडिया नॉन एग्रेस रहेगा। इसके साथ साथ नॉन इंटरफेरेंस, इंडिया किसी भी कंट्री के अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगा। नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस। तीसरा था म्यूचुअल बेनिफिट, इंडिया सभी कंट्री के साथ म्यूचुअल बेनिफिट को शेयर करने की कोशिश करेगा, सिर्फ अपना नहीं देखेगा। और साथ साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, नंबर 4, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मतलब सब एक साथ मिलजुल कर अमन व अमान से रहेंगे। और लास्ट था, इसको बताया गया था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच कंट्री, ईच टेरिटोरियल इंटीग्रिटी
एंड सॉवरेनिटी, हर कंट्री के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और उस कंट्री के सॉवरेनिटी की इंडिया रिस्पेक्ट करेगा। इसी 5 बुनियाद को हम लोग पंचशील के नाम से जानते हैं, जो कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का बाद में फीचर्स बना था। नेक्स्ट क्या था, आप लोगों को मैंने बताया था पंचशील एक एग्रीमेंट था जो कि साइन हुआ था झाओ एनलाई और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ। बताइएगा आप लोग किस प्राइम मिनिस्टर के साथ साइन हुआ था, कब साइन हुआ था और क्या क्या बातें बताई गई थी और किस कंट्री के साथ साइन हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। आगे आने के बाद वहां पे देखो लिखा हुआ है एंटी इंपेरियलिज्म एंड एंटी कॉलोनियलिज्म। चूंकि इंडिया खुद ही झेल कर आया है इतने लंबे समय तक इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म को। इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म दरअसल एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें एक ताकतवर कंट्री एक कमजोर कंट्री पर आकर मुसल्लत हो जाता है, एक ताकतवर कंट्री एक कमजोर कंट्री पर आकर अपना कब्जा जमा लेता है और पूरे तरीके से कंट्री को अपने डोमिनेशन में लेकर के वहां के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। तो चूंकि इंडिया हमेशा से एक कॉलोनी बना ही हुआ रहा है तो इसलिए इंडिया ने इस चीज को स्ट्रांगली अपोज करा था। नेक्स्ट क्या आता है, डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है इस्लाह जो बनता है, यानी कि जो भी वेपन्स वगैरह बनाए जाते हैं उन वेपन्स वगैरह के बनाने पर मुकम्मल पाबंदी कर देना या जो भी वेपन्स है उस वेपन्स को सरेंडर कर देना। इंडिया का चूंकि मकसद क्या था, इंडिया का मकसद वर्ल्ड पीस को बरकरार रखना था या वर्ल्ड में पीस लाना था। ये जो 2 हॉस्टाइल ग्रुप बन चुके थे, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर था, जिसकी वजह से टेंशन बढ़ती चली जा रही थी और पूरे नेशन और पूरे वर्ल्ड में दरअसल एक तरीके से टेंस सिचुएशन क्रिएट हो चुका था। लेकिन इंडिया चूंकि बीच से रास्ता निकालता है तो इसका मकसद पूरे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना होता है और इसके पीछे का रीज़न ये होता है क्योंकि इसके पास भी बहुत सारे आर्मामेंट्स होते हैं और इसके पास भी बहुत सारे आर्मामेंट्स होते हैं जिसकी वजह कर पूरे 2 हॉस्टाइल ग्रुप्स बन जाता है। इसलिए इंडिया ने जो रास्ता अख्तियार किया था वो था डिसआर्मामेंट का, मतलब जितने भी आर्म्स है उसे सरेंडर किया जाए और आर्म्स वगैरह को प्रोड्यूस ना किया जाए ताकि वर्ल्ड सिक्योरिटी एंड पीस को मेंटेन रखा जा सके। और लास्ट था कि वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना, जो कि एसेंशियल था डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी के लिए, और इंडिया हमेशा से इस पीसफुल को फेवर करता हुआ आया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको मैंने जो बातें बताई हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट, पंचशील, एंटी इंपेरियलिज्म, एंटी कॉलोनियलिज्म, डिसआर्मामेंट, वर्ल्ड पीस, ये बातें आप लोगों को यहां तक समझ आ गई होंगी। अब हम लोग वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब आपको यहां पे देखने को मिलेगा ये जितनी भी बेसिक बातें थी जो आपको जानने के लिए इंपॉर्टेंट थी, उन बातों को मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से डिटेल में समझा दिया। होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बातें सभी अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब हम लोग वहां से इंशाल्लाह नेक्स्ट, चूंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जहां पर हम लोग इंडो पाक रिलेशन, इसके अलावा और भी जो बाकी कंट्रीज़ है, इंडो यूएस रिलेशन, उसके अलावा जितने भी कंट्रीज़ के साथ इंडिया का रिलेशंस बचा हुआ है उन रिलेशंस को इंशाल्लाह हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट 1 से 2 वीडियो के ज़रिए से मैं पूरे चैप्टर्स को आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। लेकिन बाबू तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि मेरे खुद एग्ज़ाम से मैं गुजर रहा हूँ और एग्ज़ाम मेरे सामने हैं, जिसकी वजह कर मुझे भी बहुत सारे प्रेशर है मेरे ऊपर भी। तो उन तमाम चीज़ों को ध्यान रखते हुए मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो बनाने के लिए। देख रहे हो आप लोग, देख पा रहे हो प्रेजेंटेशन किस तरीके से इस चीज़ को, मटेरियल को एक एक वर्ड्स को यहाँ पर लिखा जाता है, जिसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो आप लोगों को भी ये बात समझना होगा। अभी के लिए इस चीज़ को अच्छे से देखो। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले तक ही इस पूरे चैप्टर को अपलोड करके आप लोगों तक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग पेशेंस रखें और सपोर्ट करें ताकि मैं और हम लोग तेज़ी के साथ दरअसल वीडियोज़ को बना पाएँ। और जिस भी टॉपिक में आप लोग को इशू आ रहा है आप लोग कमेंट कर दो या मैसेज करो ग्रुप में, ताकि आप लोगों के लिए उस टॉपिक और उस सब्जेक्ट पे स्पेशली वीडियो को बनाया जा सके। होपफुली यहाँ तक आपको तमाम बातें समझ आ गई होंगी। करना यही है कि तमाम बच्चों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जो भी नेगेटिविटी फैल रही है उससे दूर रहना है। पॉजिटिव होकर जमकर मेहनत कर कर अपने मार्क्स को अच्छे से एनहांस करना है, क्योंकि मामला क्लास 12 का है, बोर्ड एग्जाम का है। सो कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी को भी नहीं करना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको तमाम बातें समझ आ गई होंगी। अगर आप इसी तरीके से हर चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हार्ड कॉपी में चाहते हो तो आप हमारे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो, जहां बहुत ही मिनिमल फीस में दूसरे कोचिंग के मुकाबलतन तकरीबन हाफ फीस में तमाम एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको क्लासेस दी जाती हैं, वो भी आपके सेटिस्फैक्शन के ऊपर। अगर आप सेटिस्फाई हो तो ही आप ज्वाइन करना, वरना फिर आप फ्री हो इसे छोड़ने के लिए। तो होपफुली यहाँ तक आपको तमाम बातें समझ आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।